આજનો એજન્ડામાં વાત કરવી છે એક પુસ્તકની અને પુસ્તક લખનારની. જી હા, છેલ્લા 2-3 દિવસથી એ પુસ્તક દેશ આખામાં જબરજસ્ત ચર્ચામાં છે અને પુસ્તક લખવામાં આવ્યું છે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવદાના દીકરી શર્મિષ્ઠા મુખર્જી દ્વારા. પ્રણવ દ્વારા જેમના પત્ની એમના પુત્રી સાથે જે પણ વાતચીત કરવામાં આવી, ઘર પરિવારના સભ્યો દ્વારા વાતચીત કરવામાં આવી, કોંગ્રેસ પરિવાર સાથેના એમના જે સંબંધો રહ્યા છે અને એની સાથે જ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથેના પણ સંબંધો રહ્યા છે, એ બધાની એમણે વાત કરી છે. અને શર્મિષ્ઠા મુખર્જીએ આ કિતાબની અંદર, આ પુસ્તકની અંદર એક વાતો વર્ણવી છે કે ગાંધી પરિવાર સાથે કેવા સંબંધ હતા. રાહુલ ગાંધી વિશે પણ કેટલીક સ્ફોટક વાતો લખવામાં આવી છે, કારણ કે પ્રણવ મુખર્જીના સંબંધ ઇન્દિરા ગાંધીથી લઈ રાહુલ ગાંધી સુધી રહ્યા છે અને ખૂબ રોચક વાતો લખવામાં આવી છે. એની સાથે સાથે જ દેશના ઇતિહાસમાં ઘટેલી મહત્વપૂર્ણ ઘટનાઓ અને એ વખતના સિયાસી લોકોની પણ વાત કરવામાં આવી છે. અને એ જ શર્મિષ્ઠા મુખર્જી સાથે સંદેશ ન્યૂઝે ખાસ વાતચીત કરી. અમારા સહયોગી સંવાદદાતા અજય યાદવે એમની સાથે એક્સક્લુઝિવ વાતચીત કરી. ગુજરાતી મીડિયામાં સૌ પ્રથમ વખત એકમાત્ર અને એક્સક્લુઝિવ વાતચીત જુઓ શર્મિષ્ઠા મુખર્જી સાથે. इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक महत्वपूर्ण शख्सियत है शर्मिष्ठा मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी. हालांकि राजनीति से अब ये संन्यास ले चुकी हैं, लेकिन इन दिनों इन्होंने एक ऐसी किताब लिखी है कि जिसकी वजह से राजनीति में भूचाल मच गया है. 11 तारीख को, यानी इसी महीने की 11 तारीख को इस किताब का इनॉग्रेशन है. मैम, संदेश न्यूज में आपका स्वागत है. सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूँ कि जैसा इस किताब का टाइटल है, जिसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है इन दिनों, कि एक बेटी के नजरिए से ये किताब लिखी गई है प्रणव के बारे में, तो बेटी के नजरिए से ही आपने क्या लिखी है, क्यों लिखी है? बेटी की नजरिया से, क्योंकि वो मेरे फादर थे, मेरे पिता थे, मैं उनकी बेटी थी. इससे ज्यादा सिंपल एक्सप्लेनेशन और क्या हो सकता है? बहुत सारे एंगल से लिखते हैं, कोई पॉलिटिकल नजरिए से लिखेगा, कोई फिलोसफिकल नजरिए से लिखेगा, बहुत सारे एंगल होते हैं. तो ये तो निश्चित तौर पे आपका सौभाग्य है कि आप प्रणव की बेटी हैं, तो उसी नजरिए से लिखने में क्या क्या, जैसे आपको तो काफी सहूलियत है. देखिए, इसमें एक तो मैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन किया जो इसमें मेरा फादर की पॉलिटिकल जर्नी 1969 में वो जब राज्यसभा की पहले दफ़े एमपी बने थे और उससे लेके राष्ट्रपति भवन तक क्या उनका पॉलिटिकल जर्नी रहा. अलग अलग प्राइम मिनिस्टर्स के अंडर वो काम किए, उनका साथ क्या संबंध रहा, उनकी पॉलिटिकल जर्नी, उनके अप्स एंड डाउन्स क्या रहा, और उनका पर्सनल जर्नी. एक बंगाल के छोटे से गांव से लेके रायसीना हिल तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है, वो कैसे तय की, और उनकी बेटी होने के नाते मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा. तो ये सारे के उनकी मदर, उनकी वाइफ जो कि मेरी माँ, उनकी क्या उनकी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस रहे, ये सब इसमें है. मैं डायरेक्ट ही अगर सवाल करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात बार बार जिक्र करते थे कि प्रणव दा बहुत काबिल राजनेता थे, उनके भीतर जो प्रतिभा थी वो देश के प्रधानमंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन कांग्रेस घराना था वो नहीं चाहता था, खास करके गांधी फैमिली. तो क्या इसके बारे में भी उन्होंने कुछ नोट किया है या उनके भी अपने कुछ ऑब्जर्वेशन थे? इस विषय पे मेरा बाबा का साथ चर्चा हुआ, और बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं, क्योंकि हमेशा इस बात को टाल जाते थे. लेकिन 2 कन्वर्सेशन मैंने इस किताब में मैं जिक्र किया उसकी. तो वो उसमें, अगर सब बात मैं अभी आपको बता दूं तो रीडर्स क्यों पढ़ेंगे इसको. तो इस बारे में चर्चा हुई, मैं उनके साथ चर्चा किया, और इस बारे में, उस विषय में इस किताब में है. चलिए, एक दूसरा सवाल जो कि अब मीडिया में तो आ भी चुका है. 2013 का प्रेस क्लब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अगर अजय माकन की तरफ से की जा रही थी, उसमें मैं भी था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी शुरू नहीं हुई थी कि राहुल गांधी अचानक आते हैं, उस ऑर्डिनेंस को फाड़ देते हैं. फाड़ा था या उन्होंने कहा था कि फाड़ना चाहिए, इस फाड़ के फेंक देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिजिकली फाड़े थे उसको. उन्होंने अपने हाथ में लिया था, फाड़ा था, भले थोड़ा सा फटा था, फिर उसके बाद फेंका भी था. तो मेरा जितने नॉलेज में है वो फिजिकली नहीं फाड़े थे, लेकिन बोला था. एनीवे, फिजिकली फाड़े नहीं फाड़े थे, फाड़ के फेंक देना है. चलिए, मतलब हाँ, ये वो इनका ये बात कहना, और जो कि अपने सरकार की एक ऑर्डिनेंस के बारे में, और जब प्राइम मिनिस्टर विदेश सफर कर रहे हैं
तो इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा रहा। और मेरे फादर के हिसाब से वो बिल्कुल नहीं राहुल गांधी को करना चाहिए था, और वो बहुत गुस्सा हुए थे इस बात को सुन के। मैंने ही उनको ये बात बताया कि राहुल गांधी ने ऐसा किया, तो फिर तब वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गए थे, और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी कैबिनेट के कोई मेंबर भी नहीं है, तो उनका क्या हक बनता है कि कैबिनेट के एक डिसीजन को इस तरह से पब्लिकली ट्रैश करना। और फिर 2014 के बाद जब बहुत ही कांग्रेस का हालत बुरा हुआ, खाली 44 सीट जीते, तो एक दिन मेरे साथ बात करते हुए, देखिए कोई भी इलेक्शन एक वजह से नहीं हारती, बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है इलेक्शन हारना या जीतना। बट उन्होंने कहा था कि एक वजह यही भी है, एक वजह यह भी है कि जब पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट इस तरह से अपना ऑर्डिनेंस को इस तरह से पब्लिकली ट्रैश करते हैं और ये जताते हैं कि अपने सरकार का ऊपर उनका कोई भरोसा नहीं है, तो फिर पब्लिक तुम्हारे लिए, क्योंकि तब मैं कांग्रेस में थी, फिर तुम्हारे पार्टी के लिए क्यों वोट करेंगे। अच्छा, लेकिन आपका ये इंटरव्यू या ये किताब एक ऐसे वक्त में आ रही है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, और निश्चित तौर पे एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी होंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ही उनके पीएम कैंडिडेट हैं। तो राहुल गांधी को प्रणोदा कैसे राजनेता मानते थे? उनके हिसाब से राहुल गांधी को अभी तक पॉलिटिकल मैच्योरिटी उतना ज़्यादा आया नहीं। राहुल गांधी की ये ऑब्जर्वेशन, ये जो ऑर्डिनेंस उन्होंने बोला था कि फाड़ के फेंक देना चाहिए, इसका बाद राहुल गांधी के ऊपर मेरा फादर का फेथ थोड़ा सा कम हो गया। और 2014 का बाद जो पार्टी की एक बहुत ही क्रूशियल मोमेंट, तब राहुल गांधी का बार बार विदेश जाना या पब्लिक सीन से गायब हो जाना, वो मेरा फादर को लगता था कि ये शायद राहुल गांधी इज लूजिंग द बैटल ऑफ परसेप्शन। पॉलिटिक्स देखिए एक परसेप्शन की बात है, तो जहाँ नरेंद्र मोदी एक ऐसे हार्डकोर पॉलिटिशियन, हार्डकोर डूइंग थाउजेंड्स ऑफ कैंपेन्स, उनका एक ऐसे इमेज है कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और वहाँ राहुल गांधी पार्टी का इस तरह की डूबने का बाद भी वो गायब रहते थे पब्लिक लाइफ से। तो ये मेरा फादर को लगा था कि राजनीति जो है 24 घंटे की काम है, 365 डेज 24 घंटे की काम है, तो इस तरह से पब्लिक स्पेस से पब्लिक परसेप्शन राहुल गांधी लूज कर रहे हैं। तो एक हिसाब से अगर आपकी किताब के हिसाब से माने तो प्रणव दा के यहाँ उनको शाम को जाना था, वो सुबह चले गए। वो जिक्र क्या है क्या इस किताब में? वो एक काफी फनी सा इंसिडेंट था। तो बाबा को एक्चुअली उनको शाम को मिलना था, लेकिन राहुल गांधी का ऑफिस उनको मिस इन्फॉर्म किया कि अपॉइंटमेंट सुबह है, तो वो सुबह सुबह आ गए। तो बाबा तब वॉक कर रहे थे, तो फिर भी वो राहुल गांधी जी से मिले, और मुझे एडीसीज ने इस बात को बताया, और जब बताया मैंने अपने बाबा से जिक्र किया, तो बाबा ने बहुत सरकास्टिकली बोला, अगर राहुल गांधी के ऑफिस को एएम और पीएम का बीच में फर्क क्या है, अगर यही नहीं पता तो एक दिन वो पीएमओ कैसे चलाएंगे। अच्छा, लेकिन बात करें प्राइम मिनिस्टर की, तो वो भी प्रणव दा के बहुत ज़्यादा मुरीद थे और जगह जगह हर रैलियों में प्रणव दा की तारीफ करते थे। प्रणव दा पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते थे? कैसी राजनीति है? देखिए वो ये सोचते थे, और उन्होंने डायरी में भी लिखा और मुझसे भी बहुत दफ़े जिक्र किया, कि इंदिरा गांधी के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो लोगों को नब्ज को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। फीलिंग ऑफ पब्लिक सेंटिमेंट, द पल्स ऑफ द पीपल, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये क्वालिटी जो इंदिरा गांधी में थी, बाबा के हिसाब से इंदिरा गांधी के बाद और कोई प्राइम मिनिस्टर में ये क्वालिटी नहीं थी, अलावा नरेंद्र मोदी जी की। और उन्होंने ये भी डायरी में एक जगह पे जिक्र किया है that he seems to have a very professional approach to statecraft. सरकार चलाने की उनकी जो अप्रोच है वो बहुत प्रोफेशनल अप्रोच है, और उनकी बातों की मतलब विषय में समझनी है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात उन्होंने लिखा था कि वो किताब में भी उसका जिक्र है कि जब प्रधानमंत्री बनने का कुछ ही दिन बाद एक मुलाकात जब हुई, तो प्रधानमंत्री जी ने बाबा से बोला कि आपको मुझे गाइड करना चाहिए। बाबा ने बोला पूरी तरह से हम आपको मतलब सपोर्ट करेंगे जो भी।
तो उन्होंने तब डायरी में, उसके बाद डायरी में एक पॉइंट जो लिखा कि प्रधानमंत्री जानना चाहते हैं, वो ये नहीं पोस्ट करते हैं कि हम हर विषय में हम ज्ञानी हैं, वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। तो इसको बाबा ने एक बहुत पॉजिटिव साइन के हिसाब से लिया था। नरेंद्र मोदी जी यानी इस देश के प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो आते थे प्रणब दा से मिलने के लिए एज ए प्रेसिडेंट जब वो थे, तो उस वक्त कैसा रिलेशन था? क्या वैसे ही जैसे बता रहे हैं कि आने के बाद वो पैर उनका छूते थे सम्मान में, तो वैसे ही पहले से ही उनका व्यवहार है पीएम मोदी का? जी, ये मुझे तो पैर छूते थे, एक तो पीएम मोदी ने भी मुझे बताया और बाबा का डायरी में भी इसका जिक्र है कि गुजरात के सीएम के तौर से बाबा से जब मिलने के लिए वो आए थे, तो बाबा ने लिखा कि आज गुजरात सीएम नरेंद्र मोदी उनसे मिलने के लिए आए, और उन्होंने ये भी लिखा कि मिस्टर मोदी एक कांग्रेस और कांग्रेस सरकार की एक बिटर क्रिटिक हैं, और एनडीसी मीटिंग्स में उनका साथ काफी शार्प एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स भी हुआ है, कि काफी मतलब बहस भी हुआ है। लेकिन जब भी वो मुझसे पर्सनली मिलते हैं, हमेशा मेरा पैर छूते हैं और बोलते हैं कि ये उनको खुशी देते हैं। तो बाबा ने लिखा, मुझे इसका क्या रीजन है नहीं पता। कि सबसे क्षमतावान व्यक्ति अगर कोई था कांग्रेस पार्टी में तो वो प्रणब दा ही थे, और उनको प्राइम मिनिस्टर उसी गांधी घराने ने नहीं बनने दिया, जबकि वो सबसे काबिल प्रधानमंत्री हो सकते थे देश के। तो इसके बारे में प्रणब दा कभी कुछ चर्चा नहीं करते थे किस विषय पे? कि वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे? मैंने उनसे एक बार पूछा कि बाबा आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो? तो बोला हाँ बिल्कुल बनना चाहता है, ये तो कोई भी जो सीरियस पॉलिटिशियन है, एनी पॉलिटिशियन वर्थ हिज सॉल्ट हैव दिस डिजायर। लेकिन जस्ट मैं बनना चाहती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं बनूंगा। तो मैंने बोला कि आप बात क्यों नहीं करते हो सोनिया गांधी से? तो इसे क्या बताए, और फिर उन्होंने हंस के बात टाल दी। और एक बार उन्होंने मुझे कहा था, मैंने फिर देखा कि जब भी मैं इस बात को छेड़ती थी वो बात को टाल देते थे, इसको डिस्कस नहीं करना चाहते थे। और एक बार मैंने फिर उन्होंने बोला था कि देखिए पॉलिटिक्स, ये कट थ्रोट वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में सब कोई अपना अपना इंटरेस्ट सिक्योर करते हैं। तो शायद सोनिया गांधी ने जो अच्छा समझा, जो वो सोनिया जी की और उनके परिवार की इंटरेस्ट बरकरार रखते हुए उन्होंने जिसको ठीक समझा उनको बनाया प्राइम मिनिस्टर। तो इसमें आर्गुमेंट की क्या बात है? जब 2019 में उनको भारत रत्न दिया जा रहा था तब भी गांधी फैमिली मौजूद नहीं थी वहां पे, तो उसमें क्या इंटरेस्ट था? ये कौन सी ऐसी चीजें थी कि वो लोग नहीं आए? ये तो वो ही बता पाएंगे, वो क्यों नहीं आए वो मैं नहीं बता पाऊंगी। वो तो क्यों नहीं आए वो बता पाएंगे कि क्यों नहीं आए। लेकिन ये इस बात का जिक्र मैंने जब अपना फादर का साथ की, तो उन्होंने एक दूसरी चर्चा करते हुए बोला कि जिस तरह से सोनिया जी पीवी नरसिम्हा राव जी का मॉर्टल रिमेन्स, उनकी डेड बॉडी एआईसीसी में नहीं आने दिया, तो उस तुलना में इनका इधर नहीं आना तो कोई मतलब बात ही नहीं है, इसमें बड़ी बात क्या है। सो वो मतलब एक वो करना चाह रहे थे कि मतलब जिस तरह से पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कि एक कांग्रेस से एक प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, उनकी बॉडी अंदर नहीं लाने दिया, इस बात का मेरा फादर का हमेशा बहुत दुख रहा। वो क्या लगता है, मैं पर्सनली आपसे पूछूं, पता नहीं किताब में आपने क्या लिखा है, क्या खोल के सामने आएगा, गांधी फैमिली ऐसा क्यों करता था? उसको कौन सी इनसिक्योरिटी या क्या ऐसी चीज थी जिसके जरिए इस तरह के ट्रीटमेंट वो अपने ही पॉपुलर नेताओं को देता था? देखिए वो क्यों करते थे, इसका जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ क्यों ऐसा किया गया, उसके बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे कहानियां हैं, क्या सच है क्या झूठ है मुझे नहीं पता। मेरा फादर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाने का एक कारण जो मेरा फादर अपने नोट्स में लिखा, ये आज की बात नहीं है, सोनिया जी का बात नहीं है, ये इंदिरा गांधी जी का जब असैसिनेशन हुआ तब राजीव गांधी जी फिर प्राइम मिनिस्टर बने। 2 महीने के बाद फिर से जब इलेक्शन हुआ, सेकेंड कैबिनेट में बाबा को ड्रॉप कर दिया, और तभी से एक बोला जाता है एक ट्रस्ट डेफिसिट। तो शायद यही वजह है
कि राजीव जी और बाद में सोनिया गांधी इनको से थोड़ा सा वैरी थे कि ये शायद हो सकता था, उन लोगों ने सोचा था कि शायद प्रणब मुखर्जी को अगर प्राइम मिनिस्टर बनाए वो उनकी गांधी परिवार की अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे। तो सोनिया गांधी ही डिसाइड करती थी ना, लेकिन सोनिया गांधी जी के बारे में प्रणब दा क्या सोचते थे? उन्होंने लिखा असेसमेंट जो सोनिया जी का बारे में लिखा, दैट बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत हार्ड वर्किंग हैं, और एक बात उन्होंने मुझे कहा था जो मैंने किताब में भी लिखा कि सोनिया जी में सबसे बड़ी गुण ये है कि उनको अपना वीकनेस पता था, और वो वीकनेस उनका था जब वो उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया था, उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था नहीं, तो लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की, ज़बरदस्त स्टडी की, प्रॉपर एडवाइजर्स वो ऐसे चुने कि खाली पॉलिटिक्स नहीं बट एकेडमिशियंस, सोशल वर्कर्स, एक प्रॉपर थिंक टैंक जो उनको गाइड कर सके। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी इंडियन सोसाइटी, इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए। उन्होंने बहुत सोनिया जी में और भी एक गुण थी कि वो सबके बात सुनते थे, सबके बात सुनने के बाद ही वो अपना निर्णय लेते थे। और भी एक गुण थी कि वो ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करते थे। कि ये किताब एक ऐसे वक्त में आ रही है कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी इस किताब को लेकर के एक ब्लेम किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे आपने ऐसा किया है ताकि राहुल गांधी की छवि को डैमेज किया जा सके। ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, अगर सीरियसली कांग्रेस पार्टी इस तरह के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक किताब निकालने में बोल रहे हैं, तो सचमुच आई थिंक उनको सोचना चाहिए कि उनकी सोच में कहाँ गलती है। शुक्रिया आपको संदेश न्यूज से बातचीत करने के लिए। ये वो किताब है, अब ये 11 तारीख को लॉन्च होगी। देखना ये होगा कि इसमें आम पाठकों का क्या रिस्पॉन्स आता है, और खास करके राजनीति में किस तरह का भूचाल मचता है। गुड़गांव से कैमरामैन राजू चौहान के साथ मैं अजय यादव, संदेश न्यूज। અને હવે આગળ એ મુદ્દાઓ જે આજના દિવસમાં દેશમાં ચર્ચામાં રહ્યા, જેમાં 3 રાજ્યમાં ભાજપની જીત થઈ અને ત્યારબાદ સંસદ ભવનમાં ભાજપની સંસદીય દળની બેઠક મળી અને એમાં વડાપ્રધાન મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। નેતાઓએ મોદી મોદી સ્વાગત છે એવા નારા પણ લગાવ્યા અને સાથે જ ચૂંટણી પરિણામે સાબિત કરી બતાવ્યું કે ચૂંટણીમાં મોદી મેજિક છે, મોદીની ગેરંટી જ ચાલે છે। બીજી બાજુ રાજ્યમાં મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે, જ્યાં ભાજપ પ્રચંડ બહુમતીથી જીત્યું છે? શું યોગીની જેમ રાજસ્થાનમાં, યુપીની જેમ રાજસ્થાનમાં પણ યોગી રાજ આવશે? ઘણા બધા સવાલો છે, શું શક્યતા છે? હવે જુઓ। ભવ્ય જીત, જીતની ભવ્ય ઉજવણી। મોદીજી સ્વાગત છે, લાગ્યા નારા। જીત કાર્યકરોની મહેનતનું પરિણામ। રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને છત્તીસગઢમાં ભાજપની ભવ્ય જીત બાદ સંસદીય દળની બેઠકમાં ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। સંસદીય દળની બેઠકમાં નેતાઓએ વડાપ્રધાન મોદીનું ભવ્ય સ્વાગત કર્યું હતું। સંસદ ભવન સંકુલમાં સંસદીય દળની બેઠક બોલાવવામાં આવી, જેમાં વડાપ્રધાન મોદીની બેઠકમાં પહોંચતા તમામ નેતાઓએ તાળીઓના ગડગડાટથી તેમનું સ્વાગત કર્યું। નેતાઓએ મોદીજી સ્વાગત એના નારા લગાવ્યા હતા। તો પીએમ મોદીએ આ જીતને તેમની જીત નહીં પણ કાર્યકરોની જીત ગણાવી। તેમણે કહ્યું કે ત્રણેય રાજ્યમાં ચૂંટણી પરિણામ ભાજપ કાર્યકરોની મહેનતનું પરિણામ છે, અને સાથે કહ્યું હતું કે તેલંગાણા અને મિઝોરમમાં પણ ભાજપની મજબૂતાઈ વધી છે। આ સાથે વડાપ્રધાન મોદીએ કહ્યું કે તમારે મારા આદર માટે મારા નામની આગળ કે પાછળ જી લગાવવાની જરૂર નથી। જનતા મને મોદી કહે છે અને તમે પણ કાર્યકરોમાં મને મોદી કહીને સંબોધશો તો ચાલશે। उन्होंने कहा भी जनता के साथ जुड़ना, मैं मुझे कोई अतिरिक्त सम्मान नहीं चाहिए, मैं मोदी हूँ, जनता मुझे मोदी की तरह अपना मानती है, तो जी माननीय लगाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आप इस तरह का सम्मान ना दे, मुझे जनता के बीच रहने दे। वो मुझे मोदी कहते हैं तो आप ही मोदी कहते। વડાપ્રધાન મોદીએ પાછલા કેટલાક સમયથી પોતાની શૈલીમાં મોટો ફેરફાર કર્યો છે। જનતાને પણ હવે પીએમ મોદી પરિવારની જેમ સંબોધે છે।
પીએમ મોદીએ જીતની ક્રેડિટ કાર્યકરોને આપતા અપક્ષ સાંસદ નવનીત કૌર અને ભાજપ સાંસદ સુશીલ કુમારે વડાપ્રધાન મોદીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી હતી. मुझे लगता है यही हम जैसे भी लोगों के लिए बहुत सीखने जैसा है. इसी को ग्रेट लीडर कहते हैं कि अपने आप को एक कदम पीछे रखकर अपने पार्टी वर्कर और अपनी जनता को आगे रखना, इससे अच्छा लीडर कोई हो नहीं सकता. ये बात तो सही कि देखिए कोई एक आदमी केवल जीत नहीं दिलाता है. ये सही है कि नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं होती. लेकिन जो हमारी स्टेट की यूनिट है, जो हमारे बूथ स्तर तक के लाखों कार्यकर्ता है, जब सारे लोग एकजुट होते तब जाकर जीत हासिल होती. આ બધા વચ્ચે મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તેની ચર્ચા હાલ ચાલી રહી છે. સૌથી વધારે રાજસ્થાનની રસાકસીએ સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. ચર્ચા એવી પણ છે કે રાજસ્થાનમાં યુપીની જેમ યોગી રાજ આવશે. સાંસદ અને વિધાનસભાની ચૂંટણી જીતેલા મહંત બાલકનાથ પર પસંદગીનો કળશ ઢોળાઈ શકે છે. જોકે બુધવારે વિધાનસભાની ચૂંટણી જીતેલા ભાજપના 12માંથી 11 સાંસદોએ લોકસભા સાંસદ પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. બાલકનાથને જ્યારે આ સવાલ કરવામાં આવ્યો તો બાલકનાથ જવાબ આપ્યા વગર જ જતા રહ્યા હતા. आप रिजाइन करेंगे आज? नमस्कार जी. आप आज रिजाइन करेंगे एज एन एमपी? अरे बात तो कर लीजिए. आप रिजाइन करेंगे आज? नमस्कार जी. आप आज रिजाइन करेंगे एज एन एमपी? अरे बात तो कर लीजिए. आप रिजाइन करेंगे आज? नमस्कार जी. आप आज रिजाइन करेंगे एज एन एमपी? अरे बात तो कर लीजिए. તો બીજી બાજુ રાજસ્થાનની રેસમાં વસુંધરા રાજે પણ આગળ દોડી રહ્યા છે. રાજસ્થાનમાં રિસોર્ટ કાંડની પણ ચર્ચા છે, કારણ કે વસુંધરા રાજેના પુત્ર દુષ્યંત પર આરોપ લાગ્યો છે કે તેઓ કેટલાક ધારાસભ્યોને રિસોર્ટમાં લઈ ગયા છે. દિલ્હીમાં વસુંધરા રાજે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડા સાથે મુલાકાતની ચર્ચા ચાલી રહી છે. આ અંગે વસુંધરા રાજેને પણ પૂછવામાં આવતા તેઓ પણ બાળકનાથની જેમ જ જવાબ આપ્યા વગર જ ચાલ્યા ગયા હતા. ચર્ચામાં ચાલી રહેલા બે નેતા વસુંધરા રાજે અને બાળકનાથ બોલવા તૈયાર નથી, તો ચર્ચામાં ચાલી રહેલા બીજા એક નેતા ઘણું બધું બોલી રહ્યા છે. ગોગામેડી હત્યાકાંડ મુદ્દે રાજ્યવર્ધનસિંહ રાઠોડે ગર્જના કરી છે કે માફિયા રાજનો ખાત્મો બોલાવીશું. तो माफिया की तरह काम करें. माफिया उनको ये नहीं पता कि हम माफिया को मैं नाश्ते में खाता हूं. जितने माफिया हैं यहां पर कान खोलकर सुन ले इस आवाज से. रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को. नाश्ते में खाऊंगा माफिया को. ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे में खोद के बाहर निकालूंगा. कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा. हिम्मत है तो रोक के दिखा दो. રાજસ્થાનમાં વસુંધરા રાજે, મહંત બાલકનાથ, રાજ્યવર્ધનસિંહ રાઠોડ, દિયા કુમારી અને અર્જુનરામ મેઘવાલના નામની ચર્ચા ચાલી રહી છે. તો આવી જ રેસ મધ્યપ્રદેશમાં પણ દેખાઈ રહી છે, જ્યાં મામા શિવરાજસિંહ ચૌહાણ સહિત કુલ 5 નેતાના નામ ચર્ચામાં ચાલી રહ્યા છે. શિવરાજસિંહ ચૌહાણ, નરેન્દ્રસિંહ તોમર, પ્રહલાદસિંહ પટેલ, કૈલાશ વિજયવર્ગીય, જ્યોતિરાદિત્ય સિંધિયા. છત્તીસગઢમાં પણ મુખ્યમંત્રી કોણ બનશે તે સમયમાં માલુમ પડશે. છત્તીસગઢમાં ચર્ચાતા નામોની વાત કરીએ તો પૂર્વ સીએમ રમણ સિંહ, અરુણ સાવ, ગામતી સાવ અને રેણુકા સિંહ. તો કોંગ્રેસે તેલંગાણામાં પ્રચંડ જીત અપાવનાર રેવંત રેડ્ડી પણ હવે મુખ્યમંત્રી બની ગયા છે. હાલ ચર્ચા ભલે ગમે તે નામોની ચાલે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં પડદો ઉચકાશે. અનુમાન છે કે શનિવાર અને રવિવાર સુધીમાં મુખ્યમંત્રી નક્કી થઈ જાય અને તેમના શપથ પણ થઈ જશે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.